बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ लाउडस्पीकर 90 FM में ऋषि कृषि श्रृंखला के अंतर्गत आज हमने आमंत्रित किया है कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर R.D. वर्मा जी को। R.D. वर्मा जी 2022 से यहाँ कार्यरत हैं। किसानों की बहुत सारी समस्याओं को ये बहुत करीब से देखते आ रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज आप इस समय धान आपका जिन लोगों ने अगैती बोया है उनका धान तो फूटने की स्थिति में है, और जिनका थोड़ा बाद में है वो भी इस तैयारी में है कि धान की बालियां लगे। तो इस समय चूँकि सब लोग बो चुके हैं, खरीफ का भी ये सीज़न है और सारी तैयारी आपकी सब लोग इस बात पे कि हमारी फसल, हमारी उपज अच्छी हो। तो उपज अच्छी होने के लिए बहुत सारे उपादान करने होते हैं। अभी आपको कीटों से बचाना है, आप निराई गुड़ाई कर ही रहे होंगे। तो हम डॉक्टर वर्मा जी का अपने स्टूडियो में लाउडस्पीकर 90 FM के दर्शकों की ओर से और श्रोताओं की ओर से स्वागत करते हैं। वर्मा जी, आप चूँकि कृषि रक्षा अधिकारी हैं और इस समय मुख्य फसल हमारी धान है और किसान धान की अच्छी उपज प्राप्त करें, तो इसके लिए अभी उनको क्या क्या अलर्ट मोड में किस तरह रहना चाहिए? जी, बहुत बढ़िया टॉपिक आपका है। धान पर फसल चूँकि जो है पूर्वांचल में खास तौर से अगर गोरखपुर का मंडल देखा जाए उसके अगल बगल तो धान की खेती बहुतायत होती है जी। और चूँकि इस समय धान की फसल हमारे खेत में है और बारिश रुक रुक कर हो भी रही है, जो अगेती फसल किसान भाई बोए हैं वो लगभग जो है बालियां भी आ रही हैं। तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को कीट और बीमारी के रोकथाम के लिए जो है समुचित उपाय समय समय पर करने होते हैं। तो हम किसान भाइयों से चाहेंगे समसामयिकी रूप में चूँकि जो है उसी हिसाब से कीड़े और बीमारियां लगती हैं, तो इस समय ऐसी धान की फसल जो 40 से 50 दिन से ऊपर हो गई है, जो अभी फूटने के कगार पे, बालियां निकलने के कगार पे नहीं है, तो उसमें क्या होता है, जैसे पानी का अगर भराव बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है शीत ब्लाइट एक बीमारी होती है जी। तो उसके लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो किसान भाई अपने फसल का इस तरह से देख करें कि अगर लगातार उसमें जल भराव है और जल भराव के कारण जो है बिल्कुल आधा से ऊपर फसल डूबा हुआ है तो शीत ब्लाइट की संभावना रहती है। शीत ब्लाइट एक ऐसा बीमारी है जैसे कि जहाँ से पत्तियों के जो करले होते हैं, करले निकलते हैं, वहीं से झुलसा जैसी बीमारी पकड़ती है और धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ पत्तियां जो है झुलसती हुई पूरा का पूरा जो है पत्तियां झुलसने लगती हैं और अगर समय से उसका इलाज नहीं किया गया तो पूरा फसल जो है वो झुलस जाता है, सूख जाता है। तो किसान भाई बाद में परेशान होते हैं और तमाम जो है दवा के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, फिर भी रोकथाम करना संभव नहीं हो पाता है। तो किसान भाई देखते रहें, अगर जहाँ भी पत्तियां लगें कि जो है सूखने के उसमें शुरुआत हो गया है या पीले पीले या भूरे रंग के धब्बे पड़ रहे हैं नीचे के साइड में, तो शीत ब्लाइट की बीमारी है। और इसके लिए जो है मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम एक दवा आती है, इसको जो है कार्बेंडाजिम का अगर वो छिड़काव करना चाहें तो आधा किलो की दवा जो है पर्याप्त होती है और मैंकोजेब का अगर छिड़काव करना चाहें तो 2.5 किलो की जो है दवा पर्याप्त होती है 1 हेक्टेयर के लिए। उसको जो है 500 से 600 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करेंगे तो ये बीमारी रुक जाती है जी। इसके अलावा अब हम चलते हैं थोड़ा सा दूसरे बीमारी पे। जैसे सामान्य रूप से अगर मान लीजिए वहाँ पर पानी नहीं भरा है और बिल्कुल जो है खेत सही है, फिर भी जो है उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट के होने की संभावना होती है। बैक्टीरियल ब्लाइट की संभावना वहाँ रहती है ऐसी जगह, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा बारिश हुआ और उसके बाद से फिर जो है धूप होने लगा और उमस जो है बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी पर्यावरण में बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होता है कि बैक्टीरियल ब्लाइट की लगने की संभावना होती है। वो भी एक तरह से झुलसा की बीमारी है, लेकिन इसमें अंतर थोड़ा ये है कि इस शीत ब्लाइट में जो है नीचे से बीमारी पकड़ती है और बैक्टीरियल ब्लाइट में क्या होता है कि ऊपर की जो टिप वाली पत्ती की पोजीशन होती है वहां से वो किनारे से सूखना शुरू करता है और किनारे से सूखते सूखते जो है पूरी पत्तियों को चपेट में ले लेता है, फिर अंदर की तरफ बढ़ता है तो पत्तियां जो है पूरी सूख जाती हैं। तो इसमें भी किसान भाई थोड़ा सा अगर देखते रहें और निगरानी करते रहें
और उनको लगता है कि इस तरह की जो है लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उनका जो है समुचित उपाय करें। इसके लिए अगर जो है केमिकल हम जो है दवा की बात करें तो इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% एक दवा आती है, इसका जो है 500 ग्राम मात्रा ले लें। और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 90% एक दवा आती है, इसको एंटीबायोटिक के नाम से भी जाना जाता है कृषि क्षेत्र में। तो ये 15 ग्राम की जरूरत पड़ती है। दोनों दवा जो है 600 से 800 लीटर की पानी में मिला करके 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है, स्प्रे कर देंगे तो 1 सप्ताह के अंदर ही वो अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाता है, फिर जो है ये बीमारी लगने से बच जाता है। अच्छा, ये जो झुलसा रोग की बात आपने की, ये झुलसा रोग, तो क्या कुछ बीज जो है, जैसे मान लीजिए कि 1 साल जिस किसान ने खेत में वो लगाया और उस साल भी उसमें झुलसा रोग लगा, अगली साल भी अगर जो वही बीज वो इस्तेमाल कर रहा है तो क्या उस बीज में फिर झुलसा रोग लगने के चांसेस रहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है। हाँ। वास्तव में किसान भाइयों को ये जानना जरूरी है कि बीमारियां, देखिए बीमारियां जो है 2 तरह की होती हैं। एक बीमारी होता है जो बीज से उत्पन्न होता है जी, और एक बीमारी होता है जो जमीन से उत्पन्न होता है। ये जो ब्लाइट वाली जो बीमारी है, ब्लाइट के अलावा अगर हम बात करें, चूँकि किसान भाई हमेशा जो है कुछ न कुछ फसल बोते रहते हैं, तो ब्लाइट के अलावा जैसे वो है उकठा की बीमारी लगती है, पाउडरी मिल्ड्यू की बीमारी लगती है। इसके अलावा मिर्ची उर्ची की खेती या भिंडी की खेती लोग करते हैं तो उसमें मोजाइक की बीमारी लगती है। ये सब जो है सीड बॉर्न डिजीज को बोलते हैं, मतलब कि बीज से उत्पन्न होने वाला। तो जैसा आपने कहा कि जो है उसी बीज को अगर दोबारा बो दिया, तो किसान भाइयों से हमारा अनुरोध रहेगा कि अगर जो है इस तरह की बीमारी अगर खेत में लगा है तो उस बीज को फिर दोबारा अगले साल बोने का जो है प्रयास न करें, गलती न करें। प्रयास ये करें कि जो है नया बीज लें और जो भी बीज लें वो शुद्ध हो, बीज मतलब कि वो उपचारित किया गया हो, तो ये बीमारी का रोकथाम हम कर सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ कहना चाहेंगे, चूँकि आपने अगेती फसल की बात की थी, तो कुछ फसलें, धान की फसल कुछ है जो किसान भाई अगेती फसल के रूप में बोए थे, तो अब उसमें बालियाँ आ रही हैं। तो बाली आते समय क्या होता है कि एक गंधी बग कीड़ा होता है। गंधी बग कीड़ा किसान भाई बड़े आसानी से पहचान जाते हैं, क्योंकि हरे रंग का होता है और उसका स्मेल बड़ा खराब होता है। अगर उसको लेकर के थोड़ा स्मेल किया जाए तो जो है बहुत बैड स्मेल होता है। वह क्या करता है कि जब बालियाँ आती हैं और उसमें दाने पड़ते हैं दूध के रूप में शुरुआत में, तो उस दूध को वो चूसता है और चूस करके उसको खत्म कर देता है। तो क्या होता है कि उसमें दाने नहीं बनते हैं और वो, जैसे किसान भाई कहते हैं कि ये जो है पहिया हो गया, उसमें कोई दाना नहीं पड़ा। तो किसान भाई अगेती फसल में थोड़ा ये ध्यान रखते रहें कि अगर बालियां आ रही हैं और उसमें दूध पड़ने का और दाने का शुरुआत का लक्षण है, तो अगर गंधी बग का कहीं प्रकोप दिख रहा है या निगरानी करें, कहीं वह कीट जो है हरे रंग का होता है, कूदते हुए दिखाई दे रहा है, तो उसका उपचार करें। उसके उपचार के लिए ये किया जा सकता है कि जैसे मैलाथियान 5% DP करके एक पाउडर आता है जी, वह 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह के टाइम में, जैसे सुबह के टाइम इस नाते कहा जाता है क्योंकि जो है जैसे जैसे दिन ऊपर जाता है तो गर्मी बढ़ती है और धूप होता है, तो फिर वो पाउडर होता है, तो पाउडर पत्तियों पर जो है रुक नहीं पाता है। और सुबह के टाइम में क्योंकि थोड़ा ओस रहता है, नमी रहती है, तो वो अगर उसमें खेत में धान की फसल पे अगर उसको छींट देते हैं, बुरकाव कर देते हैं, तो पत्तियों पर चिपक जाता है और कीट जैसे आता है उसके संपर्क में और वो जो है मर जाता है। तो इस तरह से जो है गंधी बग का प्रकोप जो है समाप्त हो जाता है और फसल के उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान इस समय बहुत उम्मीद के साथ जब ये धान की रोपाई होती है, लेकिन लास्ट में जब तक, जैसे कहते हैं ना कि रेस में विजेता वही होता है जो अंत में सबसे आगे निकलता है, तो अभी जो है जो अच्छी उपज लेने के लिए इस समय और क्या प्रिकॉशंस की ज़रूरत है? जैसे आपने एक तो रोग का बताया, दूसरा ये जो घास है, घास वगैरह निकालने के लिए क्या इसमें भी कोई केमिकल वगैरह या कोई दवा डालनी पड़ती है जिससे कि बड़ी बड़ी घास हो या ये सब निकालने के लिए, तो इसमें भी कुछ करना पड़ता है क्या? जी, खरपतवार भी फसल के उत्पादन को बहुत प्रभावित करता है और एक जो है इस विषय पर वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है उसमें जो भी नुकसान होता है, जो उत्पादन में नुकसान होता है,
उसमें खरपतवार के रूप में जो है लगभग 20% नुकसान होता है। अगर खरपतवार अगर किसान भाई समय से नहीं कंट्रोल करते हैं, नहीं निकालते हैं, तो चूंकि जैसे अगर उसमें कोई भी अगर आप जो है खाद का या जो है इसको सड़ी गोबर खाद हो या रासायनिक खाद हो जो इस्तेमाल होता है, तो ज़्यादातर उसको जो खरपतवार जो है खींच लेते हैं और धान को या फसल को जो है बहुत कम मात्रा में जो है वो पोषक मिल पाता है। तो फिर जो है ऐसे कमज़ोर होने लगता है। कमज़ोर जब होता है तो फिर उत्पादन प्रभावित होता है, क्योंकि जब कमज़ोर रहेगा तो उसमें बालियाँ अच्छी नहीं आएंगी। तो बहुत बढ़िया आपने कहा, ये जैसे खरपतवार किसान भाई देखते रहे, अगर खरपतवार उसमें है धान की फसल में तो निश्चित रूप से उसका जो है नियंत्रण किया जाना है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैनुअल जो है उसको हाथ से जो है उसकी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, हाथ से निकालना या मजदूरी लगा करके करना काफ़ी जो है कॉस्टली होगा, इसमें लागत ज़्यादा आएगा। तो हमारे यहाँ कृषि विभाग में जो है सभी कृषि रक्षा इकाइयाँ जो कि हर ब्लॉकों में स्थापित है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उसमें जो है कृषि रक्षा इकाइयों पर 20 पारी बैग सोडियम 10% के नाम से जो है खरपतवार नियंत्रक उपलब्ध है, और उसको जो है नामनी गोल्ड के नाम से लोग किसान भाई जानते हैं। और 50% का जो है अनुदान कृषि विभाग द्वारा दिया जा रहा है उस पर। तो किसान भाई निश्चित रूप से जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए उसको लें, और 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए वो दवा है, और 250 से 300 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ में उसका स्प्रे कर दें, तो उस खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। आपके यहाँ जो कृषि रक्षा इकाई है उससे क्या क्या सुविधाएं आप किसानों को दे रहे हैं? जी, सभी विकास खंडों में हमारे कृषि रक्षा इकाई स्थापित हैं। वहाँ पर हम अगर कृषि रक्षा की बात करें तो जैसे कृषि रक्षा रसायन में फफूंदनाशक, कीटनाशक और चूहा या छछूंदर नाशक, अन्न भंडारण के लिए दवाएं उपलब्ध होती हैं। तो उस पर जो है विभाग की तरफ से 50% का अनुदान दिया जाता है। किसान भाई अगर कोई भी दवा खरीदते हैं तो डीबीटी के माध्यम से उनको 50% का छूट मिल जाता है। इसके अलावा हम जो है कृषि रक्षा यंत्र की बात करें, जैसे स्प्रेयर मशीन, स्प्रेयर मशीन जैसे कोई भी बीमारी या कीड़े का प्रकोप होता है तो किसान भाई मशीन का उपयोग करते हैं छिड़काव के लिए। मशीन जो है 3 तरह का होता है, एक जो है पीठ पर रख करके हाथ से चलाने वाली मशीन होती है, और एक जो है बैटरी से चलने वाली मशीन होती है जिसमें हाथ से नहीं चलाना पड़ता है, बैटरी चार्ज हो जाती है और वो चलता है, और एक पेट्रोल से चलने वाली भी होती है। तो किसान भाई जिसका भी इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकते हैं, और सभी पर 50% का अनुदान मिलता है। और इसको जो है खुले मार्केट से किसान भाई खरीदते हैं, बस विभाग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होता है। और क्योंकि जो है डीबीटी के माध्यम से खाते में उनका सब्सिडी और अनुदान जाता है, तो रजिस्ट्रेशन में बैंक पासबुक और खतौनी और आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो जो किसान भाई रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर वो रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो आजीवन उनके लिए हो गया। कोई तो भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए उनको आपकी कृषि रक्षा इकाई पे कांटेक्ट करना होगा? जी, वो उसमें जो है 2 माध्यम है। अगर हमारे कृषि रक्षा इकाई पर वो कोई भी किसान भाई अगर कांटेक्ट करते हैं तो यही तीनों अभिलेख जैसे हमने बताया, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और खतौनी अगर दे देते हैं तो हमारे कर्मचारी जो विकास खंड स्तर पे हैं उनका जो हो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर उनको बता देते हैं। या इसके अलावा अगर किसान भाई चाहते हैं कहीं भी अपने घर के अगल बगल चौराहे पे अगर जो है कोई कंप्यूटर सेंटर है या जन सुविधा केंद्र है तो वहाँ से भी बड़े आसानी से कुछ जो है वो शुल्क लेते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर विभाग से वो कराते हैं तो नहीं शुल्क है। अच्छा। इसके अलावा जैसे अन्न भंडारण के लिए, जैसे किसान भाई जब अन्न उत्पादन हो जाता है तो उसको भंडारण के लिए जो है डेहरी या बखारी खरीदते हैं, तो उस पर भी हमारे कृषि विभाग से अगर 5 कुंटल की बखारी खरीदते हैं या कोई भी 5 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल की, तो उस पर भी 50% का अनुदान निर्धारित है और वो सब्सिडी के माध्यम से डीबीटी की जाती है। तो और क्या क्या उपकरण, जैसे एक तो आपने कृषि यंत्रों में बता रहे हैं कि सभी में, और कोई खास स्कीम आई हो किसानों के लिए आपके विभाग द्वारा या कोई नई योजना चलाई जा रही हो तो उसके बारे में बताएं। जी, चूँकि हम लोगों का दायित्व है कि किसान का फसल स्वस्थ हो और साथ साथ किसान भी स्वस्थ हो। चूँकि इधर जो है काफ़ी दिनों से ये जो है शोध हुआ है कि किसान भाई वास्तव में अंधाधुंध जो है कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग करके अपने फसल को तो बचा लेते हैं, लेकिन पर्यावरण हुआ या जलीय जीव जंतु हुआ या मानव स्वास्थ्य हुआ, वो जो है वो प्रभावित होता है। क्योंकि कहने के लिए तो हम कहते हैं कि ये जो है फसल की दवा है, लेकिन वास्तव में वो जहर होता है।
और अनजाने में भी अगर कोई जो है उसको पी लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। तो अब ज़रूरत ये है कि किसान भाई थोड़ा जागरूक हों और ऐसी रसायनों का प्रयोग ना करें जो पर्यावरण के लिए या मानव स्वास्थ्य के लिए या जलीय जीव जंतुओं के लिए बड़ी हानिकारक है। विभाग द्वारा जो है ऐसे रसायनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रचार प्रसार विभाग द्वारा किया जा रहा है जो बायो पेस्टिसाइड हो, क्योंकि जो है अभी हम जो बात कर रहे थे वो केमिकल की बात कर रहे थे, लेकिन अब सरकार, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पर काफ़ी जोर दे रही है कि बायो पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाए। जैसे बायो पेस्टिसाइड का मतलब ये है कि वो उसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं होता है और पूर्ण रूप से वो जैविक होता है। वो किसी न किसी जो है जीव से या किसी जो है पौधे से बनाया जाता है, तो वो न पर्यावरण को दूषित करता है, न मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और न ही जो है जलीय जीव जंतुओं को प्रभावित करता है। जैसे उसमें हमारे विभाग से हमारे इकाइयों पर जो है ट्राइकोडर्मा, बिब्रिया बेसियाना, नीमायल, सूडोमोनास, वर्टिसिलियम तरह के जो है बायोपेस्टिसाइड उपलब्ध हैं। और किसान भाई जो है जैसे अगर कोई झुलसा की बीमारी, अभी हम धान में चर्चा कर रहे थे, और उसके अलावा कोई फंगस लगा हो, फफूंद लगा हो, जल रहा हो, झुलस रहा हो, तो जो है केमिकल डालने की जगह जो है किसान भाई बायोपेस्टिसाइड डालें, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। और सरकार जो है इस पे 75% का अनुदान दे रही है। अच्छी बात यह है कि एक तो जो है पर्यावरण को भी वो प्रदूषित नहीं कर रहा है और उत्पादन में भी कोई कमी नहीं आएगी, और सरकार जो है 50 की जगह 75% का अनुदान दे रही है। तो हम किसान भाइयों से ये जो है अनुरोध करेंगे कि निश्चित रूप से जो है विभाग से जुड़ करके और बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग करें, ताकि किसान भाई खुद स्वस्थ रहें, फसल भी स्वस्थ हो और हम पर्यावरण को भी खराब होने से बचा सकें। अभी जो सिंचाई भी एक महत्वपूर्ण घटक है धान के लिए, तो इस समय जो बारिश हो रही है, क्या ये पर्याप्त है या कहीं कहीं आप लोगों को तो रिपोर्ट होती ही होगी कि अभी पानी देने की अलग से ज़रूरत है? नहीं, अभी जो भी स्थिति जो है बन रही है, अगस्त का जो है आखिरी सप्ताह चल रहा है और रुक रुक करके 2-4 दिन पर कुछ न कुछ बारिश हो रही है। तो जो हम लोग सर्वे करते हैं फील्ड में, उस हिसाब से भी धान की फसल में जो है पानी है, और कहीं भी जो ऊंची वाले एरिया पर अगर पानी नहीं है तो उसमें नमी है। किसान भाई से अनुरोध है कि अगर जो है उसमें पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो निश्चित रूप से उसको थोड़ा निकालने का प्रयास करें। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि कहीं अगर पत्तियां झुलस रही हैं तो जैसा मैंने बताया सीजोल का उसका उपचार करें, लेकिन पानी अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमी या पानी जो है खेतों में अगर बरकरार है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फसल सुरक्षित है और अच्छे से वो जो है अपने बढ़वार पोजीशन में है। हमने धान पर तो बात की, लेकिन खरीफ की जो और फसलें हैं इस समय, उनके ऊपर भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए और उनके लिए क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए कि वो कीट वगैरह उनसे जो है न लगें। धान के अलावा जो है ख़ास तौर से खरीफ के फसल में जैसे मूंगफली और तिल या मक्का की खेती हमारे किसान भाई करते हैं, और सब्जी की खेती भी जहाँ ऊंच वाली एरिया है सब्जी खेती भी की जाती है। तो किसान भाई से अनुरोध है कि जैसे मक्के की खेती में मक्के के तने में जो है स्टेम बोरर लगता है, और वो स्टेम बोरर जब लगता है तो क्या होता है कि तने को धीरे धीरे काटता रहता है। और उसके अलावा इसी अगस्त और सितंबर में मक्के की खेती में फाल आर्मी वर्म एक नया कीट है जो अभी अपने देश में लगभग जो है 1.5 या 2 साल पहले आया है, और ये अमेरिकन कीट है, किसी कारणवश जो है अपने देश में भी आया हुआ है। तो मक्के की खेती में या गन्ने की खेती में ये इसके लगने की संभावना रहती है, और वो पूरे तने और पत्तियों को जो है बहुत जल्दी, जैसे कोई महामारी फैलती है और बड़ी तेज़ी से पूरे समुदाय को अपने कवर कर लेती है, उसी तरह से फाल आर्मी वर्म है, अगर खेत में लगा हुआ है तो पत्तियां और तने को बड़ी तेजी से नुकसान करता है और पूरी की फसल चौपट हो जाती है। तो किसान भाई ये ध्यान रखें, जैसे अगर खेत की निगरानी मक्के या गन्ने में कर रहे हैं तो वहाँ पे जैसे अगर जैसे लकड़ी की अगर जो है चिराई जहाँ होती है तो आरा मशीन पर जो लकड़ी के बुरादे गिरते हैं उसी जैसा बुरादे जो है आपके फसल के नीचे गिरा रहता है। तो अगर इस तरह के लकड़ी के बुरादे जैसा संरचना अगर दिखाई दे रही है तो आप यकीन मानिए कि आपके फसल में, मक्के में या जो है गन्ने में फाल आर्मी वर्म का प्रकोप है। तो इसके नियंत्रण के लिए तत्काल जो है केमिकल नियंत्रण आपको करना पड़ेगा। लैम्डा सायोहेलोथ्रीन 5% एक जो है दवा आती है, उसको 1.5 से 2 लीटर प्रति हेक्टेयर में 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर अगर छिड़काव करते हैं तो गन्ना
और मक्के में फाल आर्मीवॉर्म का प्रकोप रुक जाता है। इसके अलावा आपने कहा जैसे तिल के फसल में इस समय कोई बीमारी लगने की, कोई कीड़े लगने की प्रकोप की संभावना नहीं रहती है, तो तिल तो ठीक है। लेकिन मूंगफली के फसल में जो है एक टिक्का बीमारी लगने की संभावना रहती है जी। तो टिक्का की अगर बीमारी लगती है तो उसका सीधी सी नाम से ही जो है हम पहचान सकते हैं। टिक्का डिजीज का मतलब है कि पत्तियों पर जो है भूरे भूरे आकार की जो है टिक्का जैसे आकार संरचना दिखाई देती है। और अगर उसको नियंत्रण न किया जाए तो धीरे धीरे पूरी पत्तियां जो है झुलस करके पीले पड़ करके जो है वो सूखने लगती हैं। तो अगर इस तरह का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो किसान भाई हमारे मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो है छिड़काव वो 1 से 2 किलो के बीच में लेकर के प्रति हेक्टेयर की दर से वो कर सकते हैं, तो बीमारी रुक जाएगी। इसके अलावा हमने उसमें सब्जी की खेती में चूंकि जो है तना छेदक और फली बेधक कीट का मतलब ये है कि वो फल के अंदर कीट घुस जाते हैं जी। और जब फल को काटा जाता है या सब्जी को काटा जाता है तो उसके अंदर कीट दिखते हैं। तो किसान भाई इसको ध्यान दें, जैसे जब फूल से जब फल बनने का पीरियड रहता है तो उस समय एक जो है दवा का छिड़काव करें, क्योंकि होता क्या है कि जो कीट है वह फूल से जब फली बनने के कगार पे होता है तो उस समय वहाँ अंडा देता है। अच्छा। और वो अंडा उसी में रह करके वो जब फल बनने लगता है तो फल के अंदर चला जाता है और लार्वा उसी में निकलता है, तो लार्वा अंदर से उसको खाने लगता है। तो जब ऊपर से काटा जाता है पता चलता है ऊपर से तो ठीक है, नीचे तो कीड़ा दिख रहा है। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि जब फूल से फल बनने के कगार पे या उसके आसपास का समय हो तो एक जो है दवा का क्यूनाल्फास हुआ या फिर वो क्लोरोपाइरीफास हुआ, उसका एक छिड़काव कर देंगे तो फिर फली बेधक कीट से हमें मुक्ति मिल सकती है जी। तो ये किसान भाई अपनी सावधानी बरत करके अपने फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज वर्मा जी ने आपको धान के बारे में जो रोग लगने वाले हैं या रोग लगते हैं इस मौसम में उसके बारे में, और खरीफ की दूसरी फसलें मक्का और गन्ना के बारे में बताया। तिल में कोई खतरा नहीं है। तो ये बातचीत आपने सुनी होगी और सरकार आपको सारी सुविधाएं दे रही हैं। इनके पास सलाहकार भी हैं और किसी विशेषज्ञ हर विभाग कृषि विभाग खास तौर से इस बारे में प्रयत्नशील भी है। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी कृषि रक्षा इकाई से संपर्क में रहें और जिला स्तर पर भी आपके बड़े अधिकारी यहाँ बैठते हैं, चरगावा में भी है और विकास भवन में भी है। तो मुझे उम्मीद है कि किसान भाई आज की जो हमारी चर्चा हुई है उसका लाभ उठाएंगे। वर्मा जी आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम किसी नई शख्सियत को, किसी दूसरे विशेषज्ञ को अगले हफ्ते लेकर आएंगे। तब तक आप देखते और सुनते रहिए लाउडस्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।